डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। टुडेक्सो अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को देता है उड़ान, चाहे वो फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन हो, चाहे जीपैट के हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर के, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 6 PM ऑनवर्ड्स जो है आपको ड्रग इंस्पेक्टर की वन शॉट वीडियोस हम लोग देंगे थियरी फॉर्म में। आप देखेंगे यहां पर यूपी की जो है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी जो है डेट आ चुकी है मार्च में, और उसके साथ साथ जो है यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। याद रहे, ये जो सेशंस मैं कर रहा हूं अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस 10-12 साल का फार्मेसी का है, जो मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं उन सब के बेसिस पर, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रूवन रिजल्ट्स दिए हुए, चाहे जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब में। तो दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की आप जो है ड्रग इंस्पेक्टर की सीरीज कहीं नहीं पाएंगे। बहुत ही जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। जब आप ये सेशन पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बशर्ते शर्त यह है कि आपको इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना होगा, और जितने भी प्लेटफॉर्म उनको सपोर्ट करना होगा, हमारे टुडेक्सो अकेडमी के सोशल मीडिया को फॉलो करना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत सब्सक्राइब करना, केवल स्किप करके चले जाना। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि 6 PM ऑनवर्ड जो आपके पास वन शॉट की वीडियोस आने वाली होंगी, फार्मासिस्ट की और भी ड्रग इंस्पेक्टर की, जीपैट की, सारे की सब वन शॉट वीडियोस आ रही है टुडेक्सो अकेडमी पर, आप लोग देख रहे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द डे 1। और यकीन मानिए ये वीडियो जब तक YouTube पे हम लोग हैं, जब तक YouTube है तब तक ये हिस्टोरिक होने वाला है। और ये ऐसे टॉपिक है, ये केवल ड्रग इंस्पेक्टर नहीं, जीपैट नहीं, फार्मासिस्ट, सब जगह काम आने वाले हैं, और न जाने कितने हजारों की जिंदगी बदलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो जिंदगी बदलना अपने फार्मेसी में। उत्तर प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर का जो है एग्जामिनेशन आप देखेंगे 2026 का जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर जो भी फॉर्म फिल किया जा रहा है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है आप बाद में देख रहे होंगे। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर की वन शॉट सीरीज हम चला रहे हैं, जहां पर मैंने स्टार्ट किया है डे 1 में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज द की सब्जेक्ट जहां पर सारी चीजें, तो फोरेंसिक फार्मेसी के फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के फॉर्म में आप देखते होंगे। और वन शॉट वीडियो का टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जब बनते हैं तो आपकी जो चुनौतियां होती हैं, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपकी पावर, आपकी ड्यूटी, सब कुछ जो है वो सब कुछ कैसे डिसाइड होती हैं, वो डिसाइड होती हैं इसी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कैसे पढ़ना है तो आपको यहां पर एक मेंटर का एक्सपीरियंस, एक प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस ये वास्तव में दिखेगा। लेकिन शर्त है कि आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए, तो सभी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए, फार्मासिस्ट और जीपैट हो, उन सब के लिए ये यूजफुल रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, वो सब सारी चीजें हम लोग समझते हैं। कि आज का जो हमारा की एजेंडा होने वाला है वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स क्या रहने वाला है, इन सब पे बात करेंगे। यानी कि अगर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो कहां से पढ़ेंगे, टीचर को कहां से पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर भी आज सीखने वाले हैं सारी चीजें। एक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पढ़ेंगे आप जब भी कभी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, जब भी लेक्चर्स आप जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, फोरेंसिक फार्मेसी के, तो इट्स ऑल अबाउट एक्ट्स। तो एक्ट में उसके एक्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर की कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ द एक्ट, एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने क्या है, वो सब की जानकारी आपकी होनी चाहिए। कितने शेड्यूल्स हैं, सब कुछ प्रॉपर्ली जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ जो है बोर्ड या कमिटी जो है उस एक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर ऑफेंसेस पेनल्टीज हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीजें, और मिसलेनियस सेक्शन में जो बची हुई सारी चीजें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग जो है सोर्स और की कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देखोगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो हम लोग बेसिक चीजें, मेरे लेक्चर्स जल्दीबाजी वाले नहीं होते हैं। मैं एक टाइम आपको पढ़ाता हूं और एक ही बार में ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में याद रखेंगे कि किसी टीचर ने, किसी मेंटर ने पढ़ाया था। हो सकता है मेरे से ज्यादा उम्र के लोग भी देख रहे हो, मेरे से कम उम्र के, यहां उम्र की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और हमारी फी ऐसी है जहां पर हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं सारे आइडियाज, तभी हम एक दूसरे के साथ जो है ग्रो करेंगे। चलिए, तो क्या कुछ मैं यहां पढ़ाने वाला वो सारी चीजें आपको मैं फटाफट दिखा देता हूं। ऑथेंटिक सोर्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएसयू के साइट। ये क्या है सर, ये हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी। बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, तो इसे आप जज मत करना बिल्कुल गांव देहात की भाषा में नहीं। मैं चाहूं तो हाई फाई में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके लैंग्वेज में आपके साथ मैं जुड़ूं, आपके साथ कम्युनिकेट करूं। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक एक बारीक चीजों पर मैं बात करूंगा ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, चाहे फार्मेसी, जीपैट, डीआई हो। आप इस लेक्चर को देखें तो कोई भी एग्जाम में जो आपको तकलीफ ना हो किसी भी चीज की। चलिए, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है सर, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सर।
रेगुलेटरी बॉडी किसकी है सर? भारत सरकार की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किसको डील करती है? ड्रग्स को और कॉस्मेटिक को। हमारे देश में जो ड्रग है यानी दवाई या फार्मास्यूटिकल्स या फिर जो कॉस्मेटिक्स है उसको रेगुलेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट संस्था बनाई गई है वो है सीडीएसयू। वैसे तो डील कौन करता है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, लेकिन उससे जो जुड़ी जो संस्था है वो यहीं पर है। क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित भी हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेज हो, उन सब की सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीडीएसयू द्वारा रेगुलेट होती हैं। और इनके मुखिया कौन से होते हैं? डीसीजीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय जो है राजीव सिंह रघुवंशी जी हैं। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता तब तक चेंज हो जाए। दूसरा फैक्ट हम समझते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस वेबसाइट को क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि यहां से डीएनसी एक्ट के पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे। चाहे ये संस्था हो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी पावर्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, आप कैसे सैंपल्स को लेंगे, कैसे सीज करेंगे, आपके प्रोसीजर्स क्या है, ये सब कुछ मेंशन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945। और उसके साथ साथ जो है, जो भी आप एक्ट पढ़ेंगे उसके रिसेंट अमेंडमेंट क्या है वो भी बहुत बढ़ना जो है जरूरी है। तो आप यहां से एक्ट एंड रूल्स जाके पढ़ सकते हैं, बायोकोलिसिस स्टडीज के बारे में पढ़ सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में, बायोलॉजिक्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, और बहुत सारी कमिटी जिसको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये सब सारी चीजें। फिर मेडिकल डिवाइसेज ड्रग के अलावा आपको बता दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर में बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं। एक रेगुलेटरी होता है यानी ड्रग वाला सेक्शन होता है, एक मेडिकल डिवाइसेज वाला सेक्शन होता है। दोनों सेक्शन अलग और दोनों की नियुक्ति अलग है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। ठीक है, चलिए, तो यहां से सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट को सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है। अब और अगर पूछ लिया जाए एक्स्ट्रा जानकारी, तो अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसी कौन है सर? यूनाइटेड स्टेट्स फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए। मैंने कहा ना, ये सेशन जल्दीबाजी वाले नहीं है, आप फास्ट करके देखो लेकिन स्किप मत करो, क्योंकि एक मिनट भी आपने स्किप किया बहुत सारी जानकारी चली जाएगी, क्योंकि हर बात मेरे से इंपॉर्टेंट निकल रही है। यूएसएफडीए। सर ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? टीजीए। सर यूके की कौन सी? एमएचआरए। ये सब क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो सीडीएसयू के बारे में आपको जो है जानकारी काफी मिल गई, सारी चीजें ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सर और ऑथेंटिक सोर्स क्या है। सर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो आप सीडीएसयू की साइट से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर एक वेबसाइट है, अब मैं कहां सबको पढ़ा रहा हूं, मेरा जो फार्मासिस्ट का, जीपैट का, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सबको एग्जाम को देने का अनुभव, निकालने का अनुभव, पढ़ाने का अनुभव, सिलेक्शन कराने का अनुभव, हजारों में बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर, इन सबको मिला के आप देखेंगे। और जो मैंने जिया है इस फार्मेसी को, वो सब सारी चीजें एक्सपीरियंस। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दिया है, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव सिविल सर्विसेज को भी लेके है। तो वहां पर जो मैंने सीखा है डेफिनेटली मैं चाहूंगा अपनी फील्ड में काम करूं। तो आप देखेंगे उसी तैयारी के दौरान मुझे एक साइट से जो है मुलाकात हुई, उसका नाम था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। यहां पर आप जितने भी बिल्स हैं, एक्ट है, किसी भी स्टेट की हो चाहे वो यूनियन की हो, ये सब बिल्स एक्ट आप ओरिजिनली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अमेंडमेंट वगैरह सारी चीजें। तो पीआरएस को आपको बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ओरिजिनल एक्ट। उसके अलावा सर ऑथेंटिक सोर्स में आप देखेंगे भारत सरकार का है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहां पर कोई भी स्कीम्स हो, कोई भी अपडेट हो भारत सरकार की तरफ से, दीज आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज। बाकी बेयर्स एक्ट वगैरह में सब सारी चीज पढ़ सकते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप बुक्स की बात करें, इंडियन बुक्स की, तो मैं कभी मेरा कोई टाई अप किसी बुक के साथ नहीं रहा है, लेकिन जो किताबें अच्छी हैं, आसान भाषा में है, एनके जैन साहब की फोरेंसिक फार्मेसी या जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक होती है पतली वाली, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी किताब है। आप उसको, ये ऐसी बुक है जो आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिखाएंगे, आपको अपडेट करेंगे। तो ये रहे ऑथेंटिक सोर्सेस। मेरा एज ए मेंटर यही काम है कि क्या पढ़ना है। देखो, पढ़ाने को सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज आप महसूस करके जाना कि जहां से आप पढ़ के आ रहे हो, जहां से आपने पढ़ा है, आपने जिंदगी में जितना जो स्टूडेंट्स पढ़ा है, क्या आपको उस टाइम उस तरीके से पढ़ाया गया? नहीं। मैं क्यों आपको बेहतरीन पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे शायद बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे टीचर बहुत अच्छे नहीं था, आज नहीं वो अच्छे होते तो शायद मैं इस लायक नहीं होता, बट शायद जहां पर कमियां थी, मुझे लगा कि जब मैं कभी टीचर बनूंगा या जब कभी इस फील्ड में आऊंगा, तो मैं इस सोसाइटी के लिए, अपनी फील्ड के लिए काफी बेहतर तरीके से काम करूंगा। तो जहां पर मुझे कमियां लगती है, मैं उसको बहुत शानदार तरीके से लेके आ रहा हूं। चलिए, बाकी आप देखोगे टूडेक्सो अकेडमी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो है आप एप्लीकेशन पर बहुत सारे फ्री ऑफ कोर्सेज हैं, वहां पर भी आप इनरोल कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के अगर आप चाहते हैं पेड सर्विसेज वगैरह, तो आप ले सकते हैं। हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट करने का मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद आपको सिखाना। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज है तो आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बताते हैं। बहुत सारे टूडेक्सो अकेडमी पर फ्री इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल जो है टूडेक्सो अकेडमी पर
आपको बैचेस सेक्शन में जाके टेस्ट सीरीज जो है 300 प्लस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही फार्मा नॉन फार्मा के साथ, उसको ज्वाइन कर लेना, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, टेस्ट प्रो कोड डालना है। चलिए, क्यों हमारे ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए? क्योंकि हमने रिजल्ट दिया है, हमारे अंदर वो कुव्वत, वो क्षमता है। देखिए, हमेशा मैं क्रेडिट देता हूं उन एस्पिरेंट्स को जो सिलेक्ट होते हैं, उनकी मेहनत होती है, हमारा काम होता है बस डायरेक्शन देना, उंगली पकड़ा देना बस। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आप देखेंगे, बेस्ट आपको रिजल्ट्स ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट हो, हर जगह। अब यहां पर हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजें डिस्क्रिप्शन में हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, देखो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक और एक्ट, तो आपने नाम सुना होगा, बिल्स, लॉज, एक्ट, अमेंडमेंट, ये सब थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि एक जागरूक नागरिक के नाते आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कल को आप जब पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो समझ है। तो आज ये चूंकि ये पहला लेक्चर है तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है खड़ी कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। सर, 3-4 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने देश में कानून कैसे बनता है वो जरा समझते हैं, देश में लॉ कैसे बनता है। ठीक है, देश में कानून कैसे बनता है वो जरा सा हम लोग समझते हैं, या फिर देश कैसे चलता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सरकार के बारे में समझ लेते हैं। देखो, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया? वर्टिकल सरकार का। एक होता है हॉरिजेंटल सिस्टम। तो पहला पिलर कौन होता है? पार्लियामेंट वाला, यानी कि जो लॉ बना रहे हैं। दूसरा कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव का, यानी जो कार्यपालिका जो लागू करती है, जो ये विधायिका है जो कानून बनाती है, ये इसको लागू करते हैं। और जुडिशरी क्या करते हैं? कानून की व्याख्या करते हैं। अगर कोई कानून जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जो है उसको रक्षा करने का काम करता है, उसके हिसाब से ऑर्डर जारी करता है और नल एंड वॉइड जारी कर सकता है। और चौथा पिलर बोला गया है मीडिया को, क्योंकि सारी चीजें जीवित करने का अधिकार उन्हें, सारी चीजें जनता तक सच्चाई पहुंचाने का इन तीनों अंगों का है। आपस में सबका सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि सब अपने अपने दायरे में काम करेंगे, लेकिन कहीं पर आप देखेंगे न्यायपालिका को ऑर्डर देना पड़ता है, कहीं पर सारी चीजें। ठीक है, चलिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब समझते जरा, कहीं पर सर बिल, कहीं पर एक्ट, कहीं पर ड्राफ्ट आप नाम सुनते होंगे, और कहीं पर लॉ सुनते होंगे, सर अमेंडमेंट एक्ट सुनते होंगे, ये सब। तो जरा इन सब को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत जरूरी है। ये सब सारे लेक्चर सेमेस्टर में भी काम आएंगे, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे बी फार्मा वाले हो। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई। चलो, सबसे पहले देश में कानून कैसे बनते हैं? तो देश में कानून बनाने का दो तरीका है। एक तो पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, मेरे काम में लिख लिख के पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी संसद के थ्रू। ठीक है, दूसरा काम क्या है? सर ऑर्डिनेंस के थ्रू, ऑर्डिनेंस। सर ये क्या होता है? सर ये अध्यादेश होता है। देखो, अपने पास क्या है, दो दो सिस्टम दुनिया में होते हैं। एक को बोलते हैं कौन सा? पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो दो चीजें और समझ लेते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो जिंदगी में एक ही बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ऐसे टीचर से पढ़ो। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट पॉलिटी की भाषा में, राजनीति की भाषा में स्टेट बोला जाता है देश को, या ऐसी एंटिटी जहां पर लोग रहते हो, लोगों की नागरिकता है, जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर रिसोर्सेज है, वहां पर उसको स्टेट बोल दिया गया। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट, जैसे अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। आपको भी पता है कि एक्चुअल पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास और उनके कैबिनेट के पास। और सेरेमोनियल, यानी कि साइन करने वाली पावर, या फिर उनके नाम से कोई काम होता है, कोई रूल्स है, कोई ऑर्डर एक्ट जारी होता है, वो सब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी ये। तो जब हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग हो और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो, तब उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे कि आप अमेरिका में देख लो, तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों कौन रहता है? एक ही व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम यही सेम राज्यों में भी, तो राज्य में कौन? राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। समझ में आई बात? चलो, तो एक तरीका है सर हम संसद से कानून बनाए, और संसद के सत्र आप पेपर में पढ़ते होंगे सर, शीत सत्र चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सत्र चल, अलग अलग टाइम पे पार्लियामेंट ओपन रहती है, लेकिन हर समय नहीं खुली रहती, कुछ टाइम बंद रहती। लेकिन अगर लग रहा है कि अर्जेंट में कुछ मुद्दा बनाना, कुछ भी है, कुछ भी कानून बनाना, तब कौन?
तब हम राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस, और राज्य में अगर कानून बनाना तब राज्यपाल के अध्यादेश से। यानी कि कानून दो तरीके से देश में बनता है, एक तो संसद के थ्रू बनता है, एक बनता है अध्यादेश यानी कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऑर्डर से। लेकिन जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑर्डर से कानून बनेगा उसको भी संसद से पास करना होगा एक टाइम लिमिट में, तब जाके वो लॉ इनैक्ट होगा। ये तरीका समझ गए? चलो सर, अब आपने देखा होगा कि कैसे कानून हम बनाते हैं। तो जैसे मान लो हमें सिटीजनशिप पे कोई बिल ले आनी है, या फिर ट्रिपल तलाक पे ले आना है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ले आना है, या फिर फार्मर्स पे कोड ले आना है, तो सबसे पहले कोई चीज कैसे किस फॉर्म में आएगी सर? आएगी पहले ड्राफ्ट फॉर्म में। ड्राफ्ट हिंदी में इसको बोलते हैं मसौदा। देखिए जल्दीबाजी वाला काम नहीं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, बहुत शिद्दत से, और अपने लाइफ के सबसे बेस्ट लेक्चर्स। और देयर इज ऑलवेज चांस दैट बेस्ट इज येट टू कम, लेकिन मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूं। आपको इसी शिद्दत के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना हो, लाइक करना हो, शेयर करना है, बिल्कुल एकदम तबाही मचा देना है इंटरनेट पर, क्योंकि ऐसा लेक्चर कभी नहीं कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये पहला एक्सक्लूसिव मिलने वाला है। ड्राफ्ट का मतलब मसौदा। ड्राफ्ट से कोई चीज होती है बिल। बिल का मतलब विधेयक, आप पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। और तीसरी चीज है विधेयक के बाद एक्ट। एक्ट में ही कभी कभी आप देखते होंगे अमेंडमेंट एक्ट, और फिर उसी को बोलते हैं लॉ। कभी कभी वो लॉ हो जाता है, सॉरी ये लॉ हो जाता है। चलो अब इसको समझते हैं जरा। देखो हुआ भी, आप किसान बिल का आपने देख रहा होगा कि जहां पर सरकार ले आई कानून, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि सर आप पिछले कानून से ले आए, आपने बताया नहीं, जनता को अवेयर नहीं किया। तो कुछ खामियां थी, कुछ अच्छी बातें भी थी, शायद गवर्नमेंट मैसेज नहीं दे पाई, या कुछ भी इश्यूज थे, उनको विड्रॉ करना पड़ा। तो जिस तरीके से कानून संसद में आता है उसी तरीके से विड्रॉ भी होता है, ये सेम प्रक्रिया है। लेकिन आप देखो अभी क्या होता है, जैसे मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि पूरे देश में चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सबके लिए एक जैसा कानून जो है ले आया जाए। आप देखोगे गोवा में लागू है, उत्तराखंड में लागू है। तो जाहिर सी बात है जब हम अलग अलग कम्युनिटीज को शामिल कर रहे हैं तो सारी कम्युनिटी का राय लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कानून, देखो अब वो अंग्रेजों वाला जमाना आ गया कि आप कानून थोप नहीं सकते। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान किसको पावर देता है? सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब हमारे लिए हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर हमारे हिसाब से भी चीजें होनी चाहिए, हमारे भी एक आवाज होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो इसीलिए आप देखो जब भी कोई ड्राफ्ट बनता है तो उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए खोला जाता है, राय ली जाती है। वायु समुदाय के 4 लोग बैठे, आपका क्या महत्व, आपका क्या है, आपके क्या कंसर्न, सब चीजें ली गई। फिर उसके बाद उस मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं, उस मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट को जो है देखेंगे। लेकिन देखने से पहले इंपॉर्टेंट किसका रोल होगा? ब्यूरोक्रेसी। तो जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, ठीक है, वो लोग का कानून बनाने में भी हाथ। हालांकि जो जितने ब्यूरोक्रेसी है मेनली दे आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून को लागू करवाना, लेकिन जो सीनियर लेवल पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो कानून बनाने में भी उनका रोल होता है। तो ड्राफ्ट वगैरह जो है ब्यूरोक्रेसी सारी चीजें करके देती, पीछे बैकग्राउंड में होती है। फिर मंत्री जी उसको क्या करेंगे, ड्राफ्ट को जो है पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। तो आज ये कानून संसद में पेश किया गया, यानी टेबल किया गया, ठीक है। तो किस फॉर्म में टेबल किया जाएगा? बिल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं विधेयक। अब देखो बिल दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, एक को बोलते हैं प्राइवेट बिल। तो सरकार या उसके मंत्री द्वारा जब कोई बिल ले आई जाए तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। ये सब जीएस के पार्ट है, मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पहला लेक्चर है, बहुत जरूरी है, और आपका जीएस भी तैयार हो रहा है, फार्मासिस्ट हो चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो। तो प्राइवेट बिल या गवर्नमेंट बिल, तो सरकार या उसके कोई मंत्री द्वारा जब कोई बिल ले आई जाती तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। लेकिन जैसे आपने देखा होगा अभी शशि थरूर साहब जो है, सॉरी शशि थरूर जी जो है, उन्होंने अपनी एक बिल ले आए, वो क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थे, कांग्रेस के थे वो। तो ऐसे मेंबर्स को बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो उनको बोलते हैं जब वो सरकार का हिस्सा ना हो। तो बिल दो प्रकार के, चलिए सर बिल ले आए। अब जो मनी बिल होता है या फाइनेंस बिल होता है, वो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों ध्यान दीजिएगा। लोकसभा क्या? लोगों की सभा। राज्यसभा क्या है? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, जो राज्य यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अगर मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, तो वो कब आएगा, कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जितनी दुनिया के बिलो, इंडिया की जितनी सब है, सब लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी आ सकती है। मनी और फाइनेंस बिल लोकसभा में पहले आएंगे, तब राज्यसभा में आएंगे, ये बात ध्यान देना होगा।
तो जैसे मंत्री साहब यहां बिल लेके आए, चाहे वो गवर्नमेंट बिल हो चाहे प्राइवेट बिल हो, लेके आए, अब वो पेश किया गया, वहां सारी चीजें डिस्कशन होंगी, डिस्कशन के बाद चीजें वोटिंग होगी कि कितने लोग फेवर में, कितने लोग नहीं फेवर में, से यस से नो, इस तरीके का आपने देखा होगा सारी चीजें। अब समझ में आ रही होगी, बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ा दूंगा, जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद वो सारी चीजें पास हो गई। अच्छा सर, फिर राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा के पास चीजें क्यों जाती है? राज्यसभा के पास इसलिए जाती हैं कि अगर कोई चीज राज्य, भाई राज्य में अगर कोई जीएसटी मान लो लागू कर रहे हैं, पूरे इंडिया में लागू कर रहे हैं, तो हर राज्य इन्वॉल्व हो रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो राज्यों की सहमति जरूरी है, तो राज्यसभा का परमिशन जरूरी है। तो अब वहां पर राज्यसभा जो है सारी चीजें देखेंगे, यानी कि चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं लोग, समझ गए आप? तो राज्यसभा से अगर 14 दिन के अंदर नहीं पेश करते या नहीं पास करते, लोकसभा राज्यसभा अटका के भी रख सकती है। लोकसभा में आए तो राज्यसभा को पास करना पड़ेगा, राज्यसभा है तो लोकसभा को पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाली स्थिति है, अगर लोकसभा से राज्यसभा की तरफ जा रहा है, अगर राज्यसभा अटका रहा है तो 14 दिन के अंदर नहीं कुछ जवाब देते तो उसको ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। उसके अलावा फिर आप देखोगे वो जाता है प्रेसिडेंट, क्योंकि साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को क्यों साइन के लिए जा रहा है? क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन है, हमारी सेनाओं के प्रमुख है वो सबसे पहले। तो राष्ट्रपति के पास एक और मौका है कि भाई अगर कोई गड़बड़ है, कुछ है, सरकार गलती से कोई कानून पास कर रही है, कुछ भी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उनके पास एक मौका है। तो आप देखेंगे जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन, जो कि मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं, बहुत सारे क्लॉज चेंज किए गए। राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया वही है सब कुछ, ऑर्डर कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी प्रेसिडेंट के पास क्या है कि अगर बिल जाता है, अगर कोई दिक्कत है वहां पर, तो प्रेसिडेंट के पास एक बार मौका है इसको रिटर्न करने का और रिकंसिडर करने का। लेकिन दोबारा फिर पार्लियामेंट ने अगर भेजा तो प्रेसिडेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, ये है। तो वन टाइम रिकंसिडरेशन की पावर है प्रेसिडेंट के पास, चेक एंड बैलेंस का काम है। तो जैसे इनके साइन हुए, अब वो चीज क्या बन गई? एक्ट। इसको बोलते हैं अधिनियम, अधिनियम, ठीक है सर। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा, या फिर मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा, जो भी डेट है। तो जब डेट वो दे दी गई और भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज जो गजट ऑफ इंडिया, उसमें अगर कर दिया गया या फिर पेपर में इश्तिहार निकाल के बता दिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट में जारी कर दिया गया, तब वहां से चीजें क्या बन जाएंगी? कानून, तब उसको बोलेंगे लॉ। लेकिन आप देख रहे होंगे इंडियन पीनल कोड 1860 का बना हुआ, अंग्रेजों के जमाने का। अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि तब जमाना अलग था, तब का चैलेंजेस अलग थी। अब साइबर सिक्योरिटी, बहुत तरीके से चीजें आ गई, तो क्या पुराने ढर्रे का कानून चलेगा? नहीं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का लॉ क्यों एक वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या सक्सेसफुल है? हमारे आसपास देखो पड़ोसी कैसे मर रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान क्यों? क्योंकि वो समय समय पर चेंज होता, अपने नागरिकों का एस्पिरेशंस का ध्यान देता है, अमेंडमेंट होते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो अगर कोई कानून बना हुआ उसमें कुछ चेंज करना है तो उसको बोलते हैं संशोधन बिल। तो वही उसी कानून का नाम आगे लिख दिया जाएगा संशोधन बिल या संशोधन कानून। तो अमेंडमेंट एक्ट, जैसे 1940 तो उसका 1940 का अमेंडमेंट एक्ट, उसमें संशोधन कर दिया गया आजकल की जरूरत के हिसाब से, ठीक है? तो ड्राफ्ट, बिल, एक्ट, लॉ, अमेंडमेंट, ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे। अब हमारा बेस तैयार हो चुका है, कोई भी हम एक्ट पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, अब हमें सारी लॉ की भाषा समझ में आएगी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। यहां से आपका लेक्चर जो है प्रॉपरली स्टार्ट होता है। अब देखो क्या क्या जानकारी, बहुत बेसिक जानकारी, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, तो पहले समझना पड़ेगा सर ड्रग क्या है। अभी एक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यानी संसद द्वारा पास किया गया, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानोगे, ठीक है? हर नागरिक को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने चुना है, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने किया है सारी चीजें, ठीक है? चलो, ड्रग्स, ड्रग्स और कॉस्मेटिक। ड्रग किसे कहते हैं, कॉस्मेटिक किसे कहते हैं, अभी हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। एक्ट किसे कहते हैं बात करेंगे। देखो 1940 सबसे पहले समझना पड़ेगा किस साल आया था, ठीक है? इनैक्ट कब हुआ था, फोर्स कब हुआ था, ये बातें समझनी होगी। तो ये कानून कब आया? 1940 में। लेकिन उसका रूल कब आया सर? 1945 में। याद रहे, कब आपसे एक्ट पूछ रहा है, कब रूल पूछ रहा है। तो एक्ट क्या है? ये 1940 में, यानी 1947, देश के आजाद होने से पहले। तो क्या आपको लगता है वो कानून आज भी रिलेवेंट रहेगा? तो उसमें चेंज होना जरूरी है। तो अभी चेंजेस क्या है, इसलिए करंट चेंजेस बहुत जरूरी है। तो रूल क्या था? 1945। चलिए सर, अब देखिए बिहार में पूछ लिया क्या, एक्ट 23 ऑफ 1940। देखो कहां लिखा हुआ था, यहां पर ध्यान दो, आप नोटिस करो, ये देखो कितना बारीकी भरा सवाल पूछा हुआ है इन्होंने। ये देखो एक्ट 23, ये तक पूछ लिया कि 1940 में किस नंबर का कानून था।
और आपको याद नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें डीआई, जीपीएट और फार्मेसी पूछ ली जाती है। 10 अप्रैल तक पूछ सकता है कि 10 अप्रैल 1940 को पास किया गया था ये। तो ये सब बातें जो आपको याद होनी चाहिए। तो फैक्ट फैक्ट लिखिए। अभी आपको समझ में आएगा कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट और अपडेट चीजें तीनों मिलाकर जो है प्रिपरेशन होती है। ठीक है, हर एग्जाम का अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती। एक बार पढ़ो जिंदगी में और हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग काम आ जाएगा। तो एक्ट 23 ऑफ 1940 था, 10 अप्रैल 1940 को ये पास हुआ, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। एक ऐसा एक्ट जो रेगुलेट करता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आयात, कोई चीज बाहर से आ रही है। मैन्युफैक्चर, जो अपने देश के अंदर बन रही है, जिसका विनिर्माण हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, अपने देश के अंदर वितरित हो रही है और अपने देश के अंदर बेची जा रही है, चाहे वो ड्रग्स हो या कॉस्मेटिक का मामला हो। लेकिन याद रहे, ये एक्ट एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, जो हम बाहर भेज रहे हैं उसको डील नहीं करता। क्योंकि अमेरिका में कोई चीज भेज रहे हैं तो अमेरिका के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड सेट करके देना पड़ेगा, तो वो उनकी हेडक है, क्योंकि उनके लिए वो इंपोर्ट है, उनका कानून होगा, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं डील करते यहां पर। चलिए सर, ये वाली बात बहुत है। जब इसको लॉन्च किया गया था सर, तो लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल, अब इसको समझना जरूरी है। अब फार्मेसी का टीचर खाली होगा, जिसको जानकारी और नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएगा। 7th शेड्यूल क्या है भारतीय संविधान में, यह जिक्र करता है कि जो भी मैटर हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइड होंगे। कौन सा लिस्ट सर? ये जरा समझिए आप सर। एक होगी यूनियन लिस्ट, और एक होगी स्टेट लिस्ट, और एक होगी कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, कनकरेंट। ठीक है, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट लिखना। यूनियन लिस्ट का मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीजें कौन डील करता है? केंद्र सरकार। तो वो सारी, यानी कि फर्स्ट सूची जो है वो केंद्र सरकार की सूची है। इस पे सारे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा सर। ठीक है, दूसरी सूची कौन सी है सर? वो स्टेट की, यानी कि ऐसे मुद्दों पे जैसे कानून, लॉ एंड ऑर्डर, किसका विषय है? स्टेट का सब्जेक्ट है। देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जहां पर भी, जिस राज्य में भी जाएंगे, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट की, बिकॉज स्टेट का है मसला ये लॉ एंड ऑर्डर का। तो स्टेट सब्जेक्ट। तो इनिशियली ड्रग को जो है आप देखोगे सेकंड लिस्ट में मेंशन किया गया 7th शेड्यूल के। समझ में आई बात? चलो सर, कंकरेंट लिस्ट का मतलब जहां पर यूनियन प्लस सेंटर दोनों को, जैसे भारत क्या एक संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत जरूरी है। अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत यूनियन है। अमेरिका में देखोगे जो 50-51 जो राज्य हैं वो सारे क्या है? एग्रीमेंट से बने हुए हैं, तब जुड़े हुए हैं। टेक्सास अलग हो सकता है, न्यूयॉर्क अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में जो राज्य हैं वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बने हुए हैं, वो पार्ट है इंडिया का, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो सकते। तो दोनों में फर्क बहुत है। ठीक है, चलिए ये वाली बात कर लिस्ट। लेकिन याद रहे, बहुत एक्सक्लूसिव फैक्ट जो कि सीजीएचएस फार्मेसिस्ट 2018 में पूछा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कि सर राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन लगता है कि राज्य सरकार के मुद्दों पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कभी देखोगा पैरामिलिट्री इमरजेंसी के टाइम पर, पैरामिलिट्री या फिर सरकार नहीं, राज्य सरकार की विफल हो जाती तो वहां पर सरकारें आती हैं, इमरजेंसी लागू होती, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन एक देखोगे आर्टिकल 249 भारतीय संविधान का कहता है कि ऐसे राज्य के मसले जहां पर केंद्र को लगता है कि कानून बनाना चाहिए, तो केंद्र जो है कानून बना सकता है राज्य के मुद्दे पर भी, आर्टिकल 249 के तहत। चलिए सर, ये वाली भी बात। चलो सर, अब 7th शेड्यूल सेकंड लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टेट का सब्जेक्ट इनिशियली था ये सारी चीजें। आप बताइए कि करंटली ये ड्रग और कॉस्मेटिक का मुद्दा किस लिस्ट में है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, आपके लिए सवाल। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 किताब में देखो, किताब में और करंट लेक्चर्स पढ़ने में क्या फायदा? किताब में आप देखोगे एक्सटेंड्स टू इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी पता है आपको कि 5 अगस्त 2019 के बाद, वैसे कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, अटूट हिस्सा था, लेकिन कुछ स्वतंत्रता दी गई थी आर्टिकल 370 के तहत, आर्टिकल 335 ए के तहत। वहां के निवासी कौन होंगे और क्या क्या चीजें वहां पर होंगी मेंशन, वो सब, तो उसके प्रोविजंस को डाइल्यूट किया गया, आप देखोगे। और फिर पूरी तरीके से कश्मीर को जो है 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार का तो हिस्सा है ही, भारत का अभिन्न अंग है ही। तो अब ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो लॉन्च हुआ था, जो जारी किया गया था, वो अब पूरे इंडिया में लागू होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलेंगे आप, हर जगह पूरे इंडिया में लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और फैक्ट हम पढ़ते हैं। एक ऐसा एक्ट जो रेगुलेट करता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में पूछ देगा मकसद क्या है, तो एक्ट क्या था, कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फैक्ट्स को याद रख लेना है। किस मकसद से लाया था? ताकि इंपोर्ट को सर, ताकि मैन्युफैक्चर को, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के दवा और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट किया जा सके।
तो रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब सर रेगुलेट नहीं हो रही थी। तो आपको थोड़ी सी और हिस्ट्री बताता हूं कि ये जो आज फार्मेसी है, ये पहले ऐसे फार्मेसी नहीं था, खास करके फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आपने पढ़ा होगा, और दूसरा फार्मेसी एजुकेशन, दोनों बहुत जरूरी हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा ताकि समझ लेंगे हम लोग। जब आप देखेंगे 1919 का, यार सॉरी, ये 1919 1919 का जो पॉइजन एक्ट था, और उस समय 1860 का इंडियन पीनल कोड, तजराते हिंद दफा 302 के तहत सजा सुनाई जाती है। मूवीज में देखा होगा आपने। आज बीएनएस हो गया है, सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया है, अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। इसको छोड़ के कोई सॉलिड कानून नहीं था देश में। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा भूल ही जाओ, ऐसा कुछ था भी नहीं वहां पर। और यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, कनाडा में देखो, सब लोग अपना कानून बना के बैठे हुए थे। तो केंद्र सरकार को जो है, आपने देखो केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठन किया, उसको बोलते हैं चोपड़ा कमेटी। आपने नाम सुना होगा, चोपड़ा साहब। तो कॉलोनल चोपड़ा जो है, उनके अध्यक्षता में, वो चेयरमैन थे उस समय, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई कि सर भारत में जो ड्रग का लेजिस्लेशन है वो सारी चीजें देखिए थोड़ा सा। इसका मतलब ड्रग को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था। कोई भी बिना डिग्री के नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल, अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है, वो इस तरीके से दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बेच रहे थे, कोई रिस्क जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। फार्मेसी एजुकेशन की ऐसी तैसी हो रखी थी बिल्कुल। तो चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा 1930 में। और सर इन्होंने देखा पूरे दुनिया को, सब चीजों को, जैसे हमारा संविधान को देखा होगा, अलग अलग संविधान के हिस्सों से लिया गया है। लोग कहते हैं सर उधार का बोरा उन्होंने कॉपी कर लिया। नहीं, ये उनकी दूरदर्शिता है कि आज वही संविधान जिंदा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले के एंसेस्टर्स 1950-60 में जिन्होंने बनाया था, आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट है। आप सोच के देखो, उनकी एलएलबी की डिग्री, उनकी इकोनॉमिक्स की डिग्री डॉक्टर अंबेडकर की, और आज देखो कितना फर्क है चीजें, ठीक है। तो 1931 में इनकी रिपोर्ट सबमिट होती है और कहते हैं कि सर फार्मेसी का बेड़ा गर्क है बिल्कुल, सर कोई मतलब नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने बोला कि फिर ठीक है, कोई बिल ले आते हैं। तो आप देखेंगे इन्हीं की रिकमेंडेशन पर 1940 के आसपास जो है फिर डीएनसी एक्ट को ले आया गया। और याद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उस समय लागू था, जो कि हमारे उसी का मेन हिस्सा हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। और फिर अब देखोगे इनमें एक भाई साहब थे, भोरे कमेटी का गठन किया गया कि सर फार्मेसी एजुकेशन। और इसी बीच आप देखेंगे 1930-31 के आसपास ही एमएल श्रॉफ, जिन्हें आप कहते हैं कि जो है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे बीएचयू में जो है पहली बार जो है क्लासेज स्टार्ट की, पहली बार कोर्सेज स्टार्ट किया फार्मेसी का। तो वहां से भी चीज आई, और भोरे कमेटी के गठन के बाद जो आप देखेंगे चीजें रेगुलेट हुई, और फार्मेसी एक्ट 1948 आया, जिसके तहत आज फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड कर सकता है। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं। पीसीआई जैसे संस्था का गठन हुआ और पूरे फार्मेसी को रेगुलेट किया गया। तो ये कमिटीज बहुत गठन है। तो आज जो फार्मेसी एजुकेशन है, आज जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ये ऐसा नहीं था, बदला हुआ था। आज आपको बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा होगा। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है सर। अब मकसद क्या था डीएनसी एक्ट का, कि ताकि सर सब स्टैंडर्ड दवाओं को, आप सोच के देखिए, दवाई है जिसका हम फायदा के लिए यूज करें, अगर घटिया क्वालिटी की दवाई हो तो कैसे काम चलेगा। तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाई जो है नहीं होनी चाहिए, और हाई मेडिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अब क्या जरूरी है कि अच्छे क्वालिटी की मेडिसिन कम से कम दाम पे जो होनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक्सेस। और यही थीम टुडक्सो अकेडमी का भी आप देखेंगे कि कम से कम प्राइस में बेस्ट कोर्सेज आपको दिया जाए, ताकि मास पॉपुलेशन को कवर किया जाए। जो भी बच्चा है पढ़ना चाहता सब पढ़े, किसी को पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप लाखों रुपए खर्च करके बी फार्मा डी फार्मा कर चुके हो। तो हम इतनी बस ये कि बस जीएसटी का और जितना ऐप का खर्चा निकल जाए उतना ही बस हम ले लेते हैं। लेकिन शुरुआत में चैलेंज के सर 999 फार्मासिस्ट बना रहे हो। भाई साहब कितने हजारों में बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं हर एग्जाम को मिला के, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कितनों के घर बसे, कितनों की जिंदगी बसी, आपको नहीं पता। जब मैं एक एक बच्चों से बात करता हूं तो आप समझिए कि सब चीजों का। चलिए, अब ड्रग एंड कॉस्मेटिकल रूल 1945 अपडेट कितने आए। जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे उनकी अपडेट बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप देखो एप्लीकेशन में भी जब क्लासेस होती हैं तो कभी अपडेट होता है तो हम उस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। तो अपडेट क्या है सर, मेजर अमेंडमेंट अब तक क्या हुई है। सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट यानी संशोधन क्यों किए जाते हैं, ताकि वो करंट समय के हिसाब से वास्तविक में रेफरेंस हो, वो उनकी प्रासंगिकता हो, इस समय वो वैलिड हो। तो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया 1940 के एक्ट में आप देखेंगे 1982 में किया गया,
ठीक है सर। और नया शेड्यूल जोड़ा गया एक्स, शेड्यूल C1X, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सी, जिसके एक्सपीरियंस को लेके यूपीपीएससी में चीजें चैलेंज हो रही हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए कायदे से। ठीक है, चलिए बाकी माननीय आयोग जो है अपना देखेंगे सारी चीजें सारी। फिर उसके बाद देखोगे शेड्यूल एम और शेड्यूल वाई को इंट्रोड्यूस किया गया 1988 में। बहुत सारी चीजें समय के हिसाब से जैसे जरूरत होती है चीजें ऐड की जाती है। शेड्यूल वाई यानी कि क्लिनिकल ट्रायल 1988 में, शेड्यूल एम यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है जीएमपी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया और 1982 में शेड्यूल एक्स को ऑलरेडी ऐड किया गया था। फिर उसके बाद सर समय हम जैसे बढ़ते हैं, फिर एक अमेंडमेंट एक्ट ले आया गया, यानी कि अब समय आ गया था इसको चेंज करने का, तो 2008 में भी चेंज किया गया और फेक और एडल्ट्रेटेड ड्रग की जो गड़बड़ी कर रहे थे स्ट्रिक्ट पेनाल्टी उनके ऊपर लगाई गई, ताकि जो है नॉन बेलेबल बनाया जाए, बेल ना मिले, जहां पर जो है बेल की वही ना हो, सीधे पुलिस वहां एक्शन ले ले, कोर्ट की जरूरत ना हो, मजिस्ट्रेट की जरूरत ना हो। ठीक है, चलो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सब सारी बातें आप समझते होंगे। उसके बाद अब देखोगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक तो था ही, तो ड्रग वाला जो मुद्दा है वो 1940 के आसपास, लेकिन कॉस्मेटिक वाली जो कैटेगरी है कायदे से देखा जाए तो 1962 वाला जो टाइम था, यानी इंडो सीनो वार, यानी इंडिया चाइना वार जब हुआ था, उस समय जो है पूरी तरीके से कॉस्मेटिक कैटेगरी को पूरी तरीके से ऐड किया गया, ये सारी चीजें। फिर एक और कैटेगरी सर जुड़ती है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस जैसे आपने पेसमेकर वगैरह देखा होगा, बहुत सारे टेम्परेचर नापने वाले डिवाइसेस, जैसे ब्लड शुगर नापने वाले डिवाइसेस, ये सब क्या है डिवाइस, बहुत सारे ड्रग डिलीवरिंग डिवाइसेस, ये सब का मेडिकल डिवाइसेस। तो ड्रग अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी, हजारों लाखों करोड़ों ड्रग हैं। कॉस्मेटिक की इतनी कैटेगरी है, उसी में एक और कैटेगरी जुड़ी मेडिकल डिवाइसेस। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें जो है बहुत रायता फैल जाएगा? तो इसीलिए जब देखा कि मेडिकल डिवाइसेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, तो सरकार को यह एहसास हुआ कि नहीं, मेडिकल डिवाइसेस को सेपरेट रेगुलेट करना पड़ेगा, और 2017 में कानून बनाया गया मेडिकल डिवाइसेस रूल्स। ठीक है, देखो दो चीजें होते हैं, एक होता है स्टेट्यूटरी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। जब कोई चीज संविधान में जिक्र हो, जैसे निर्वाचन आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी, जैसे लोकसेवा आयोग जो आपका परीक्षा लेती है, चाहे राज्य की हो चाहे संघ की हो, यूपीएससी, ये सब संवैधानिक बॉडी। जब जब कोई रूल वगैरह, जब पार्लियामेंट वगैरह से सारी चीजें पास तो हो रही है, लेकिन कोई लॉ के थ्रू लेके आ रहे हैं हम लोग, तो वहां पर स्टेट्यूटरी बॉडी आ जाती है, सब सारी चीजें। फिर आप देखेंगे, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम भी हुआ है जो अभी इस पोस्ट के लिए, यूपीएससी ने एग्जामिनेशन लिया, तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, क्लिनिकल ट्रायल यानी कि इंसानों में जो जांच होती है उसके भी रूल्स। तो शेड्यूल वाई तो यहाँ डील ही करता है, आईसीएमआर भी डील करता है, सीडीएसयू भी डील करता है। फिर एथिक्स बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि आप इंसानों पे जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सब सारी चीजों को। फिर आप देखेंगे एनडीसीटी रूल्स लाए गए 2019 में, यानी कि जो पुराने रूल थे कुछ ना कुछ खामियां होंगी, कोई नया सिस्टम कब आता है, जब पुराने सिस्टम में खराब नहीं था, पुराने सिस्टम में खामियां थी उसको दूर करने के लिए, और वर्तमान समय में वो चीज रिलेवेंट हो उसके लिए लाई जाती है, या फिर हमारी जरूरतें बढ़ गई। भाई हम नोकिया के फोन से अब हम 5G 6G में क्यों जी रहे हैं? समय के हिसाब से हमारी जरूरत बढ़ी और हमारी आवश्यकताएं थी उस हिसाब से। तो पुराने सिस्टम में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए और हमारी करंट एस्पिरेशंस, जरूरतों के हिसाब से नए रूल्स ले आए गए। तो क्लिनिकल ट्रायल के नए रूल कब है? 2019 में। ये सब फैक्ट हैं, आप यकीन मानो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकराएंगे आपसे, तो इन सारे फैक्ट को नोट डाउन करना है, नोट बिल्कुल बना लीजिए, क्योंकि सीरीज आपको रेगुलर मिलने वाली है, बिल्कुल भरोसा करके आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कॉस्मेटिक रूल, अब देखो कॉस्मेटिक रूल कब आया था? 1945 में। अभी करंट कौन सा कॉस्मेटिक रूल चल रहा है सर? 2020। तो लेटेस्ट कॉस्मेटिक रूल कौन सा है? 2020। तो बेसिक तो जो चीजें हैं वो तो आप पढ़ोगे 1945 वाली, लेकिन क्या 1945 और 2020 में फर्क क्या था, वो फर्क नोट डाउन करना है, तब जाके पता लगेगा ये। ठीक है, चलिए, और रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया 1945 के, तो फर्क बहुत जरूरी है, जब हम डिटेल में जाएंगे तो फर्क को पढ़ेंगे। उसके अलावा सर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस रूल्स 2025 आया, तो ये कुछ अमेंडमेंट है, ये बहुत जरूरी है, चल क्या रहा है दुनिया में, यू शुड नो। यस, अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं सर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो ओवरव्यू है क्या, और यकीन मानिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 1 में क्या है सर? डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, पूरे एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना एक बताने की कोशिश की गई कि भाई साहब एक्ट ये है। अब देखो बड़ी शिकायत रहती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हैं, देखो नॉलेज हिंदी हो इंग्लिश हो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप तेलुगु में पढ़ लीजिए, मलयाली में पढ़ लीजिए, हरियाणवी में पढ़ लीजिए, भोजपुरी में पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है यार?
लैंग्वेज इज नॉट अ इशू, हमारा तो दिल से कनेक्शन है सबसे। आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। तो जहां तक कोशिश होती है मैं इंग्लिश में भी बात करता हूं, जहां तक कोशिश होती है मैं हिंदी में बात करता हूं। तो जो भी हमारे डाउन साउथ के लोग हैं, जहां पर परेशानी हो रही है, मैं बीच बीच में इंग्लिश भी यूज करूंगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट। चैप्टर 2 किस रिलेटेड है? अब देखो, इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कितने मेंबर है, कौन सा एक्स ऑफिशियो, कौन सा नॉमिनेटेड, कौन सा क्या है। तो डीटीएबी आपने नाम सुना होगा, डीटीएबी। आपको क्या लगता है कि सीडीएसयू में जो डीसीजीआई बैठे वो क्या अकेले फैसले लेते हैं? नहीं, इन कमेटी की राय परामर्श ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग जैसे टेक्निकल मुद्दों पर एक एडवाइजरी बोर्ड, यानी एडवाइजरी बोर्ड में चेयरमैन साहब होंगे और उनके चेले चपाटी यानी उनके मेंबर्स होंगे जो उनको राय मशवरा देंगे। अब राय मशवरा भाई साहब मानेंगे नहीं मानेंगे उनकी बात अलग है, क्योंकि ये एडवाइजरी बोर्ड है। उसके अलावा है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, वही जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास ड्रग इंस्पेक्टर का सैंपल जाता है तो इन्हीं लेबोरेटरीज में चेक होता है। ठीक है। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो ड्रग जैसे मुद्दों पर कंसल्ट करती है और इनके सारी चीजों मुद्दे को मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंसिडर भी करता है। भारत सरकार तक अंतोगत वो फाइनली जाती है चीजें और फिर सारी चीजें आपके सामने आती हैं। ये वाली बात समझ में आई? सर चैप्टर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, बाहर से जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आ रही है उन्हें कौन रेगुलेट करेगा भाई साहब? तो ये कहां मेंशन है? चैप्टर 3 में। भाई कोई किताब पढ़ेंगे तो कौन सी बात कहां लिखी हुई तो उसको चैप्टर में बांटना पड़ेगा ना। तो वैसे इस एक्ट को भी बांट कर दिया है कि अगर आप इंपोर्ट से रिलेटेड मुद्दा पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 3 पढ़िए। सर कहां खोजेंगे कि भाई पन्ने भाई लाडेंगे जो है तो सारी चीजें करेंगे। चैप्टर 4 में सर मैन्युफैक्चर कैसे होगी, सेल कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, इसका सर जिक्र है। कैसे दवाइयां बनेंगी, कैसे कॉस्मेटिक बनेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे बिकेंगी, ये सब। चैप्टर 4A में देखेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। अब देखो कई लोगों को यही नहीं पता कि सर मैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट हूं, मैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक। भाई होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भी आप हो सकते हो, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी हो सकते हो। एलोपैथिक यानी अंग्रेजी वाले सिस्टम। अंग्रेजी दवाई क्यों बोली जाती है? क्योंकि अंग्रेज ले आए थे। इसको कौन सा बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम या वेस्टर्न मेडिसिन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ले आए थे। पहले आज जो दवाइयां हम ऐसे निकल जा रही है हमारे लिए नहीं थी, पहले एलिट वर्ग, अभिजात वर्ग के लिए थी, यानी कि जो लोग बड़े थे, रिच थे, राजा महाराजों के लिए, रॉयल्स के लिए थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में आप देखोगे कॉन्सेप्ट सबके लिए खोल दिया गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसी को अंग्रेजी दवाई बोलते हैं। आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अभी देखेंगे उसके अलावा आयुर्वेदा, सिद्धा हो, यूनानी ड्रग्स हो, इंडिया में बहुत बड़ी जड़ रही है आयुर्वेदा और इन सब की। तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो वो 4A में मेंशन्ड है। ठीक है। चलिए सर चैप्टर 5 में मिसलेनियस जितनी सारी चीजें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन फैक्ट्स को। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्टरी सेशन है, चैप्टर 2 में जो है डीटीएबी, डीसीसी और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, चैप्टर 3 में इंपोर्ट, चैप्टर 4 में जो है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है। 4A में आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के बारे में है जिक्र, यहां पर मिसलेनियस सेक्शन है। ये ओवरऑल आपको चैप्टर के बारे में पता लग गया। ठीक है सर। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं सर, बढ़ने में आपको शेड्यूल्स दिखाई देंगे। शेड्यूल्स, अब शेड्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। कंपेयर करना, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो ना, जो 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार देके कोर्सेज आप पढ़ रहे हो, आपको महसूस नजर आएगा कि हर जगह पैसे की जरूरत नहीं होती है। कम प्राइस में भी, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पढ़ते हैं। लेकिन क्या वो चाहेगा प्लेटफॉर्म, या वो टीचर चाहेंगे आप यहां तक पहुंचो? कभी नहीं चाहेंगे। तो आपको पहुंचना है, आपकी जिम्मेदारी है कि टूटैक्सो अकेडमी तक आप पहुंचो और लोगों को पहुंचाओ। बताओ कि एक ऐसा फार्मेसी का प्लेटफॉर्म है जहां पर सिलेक्शन भी दिया जाता है, पैसे भी आपसे अगर लिए जाते हैं तो बहुत ना के बराबर लिए जाते हैं, क्योंकि पीछे टीम काम करे, उनको पेट जलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मिनिमम चार्जेस होते हैं और ज्यादातर हमारी कोशिश होती है फ्री ऑफ कॉस्ट की। लेकिन आपको भी पता है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, घर की मुर्गी साग बराबर। तो 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट होते हैं, एक्ट के 2 शेड्यूल्स होते हैं और 23 शेड्यूल्स। और आपको क्या रटवा जाता है? शेड्यूल ABCD। मैं नहीं कह रहा वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेड्यूल्स में भी देखो 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट होते हैं और 23 शेड्यूल्स टू द रूल्स होते हैं। अच्छा सर, अब देखिए फर्स्ट शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है? डील्स विद द नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड टिप सिस्टम। तो आयुर्वेदिक सिद्धा, यूनानी और टिप सिस्टम में जितनी किताबें हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया। कौन सा फर्स्ट शेड्यूल? टू द एक्ट में। और दूसरे शेड्यूल में सर स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड बाय इंपोर्टेड ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल स्टॉक। कोई भी दवा इंपोर्ट की जा रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, सेल हो रही है, स्टॉक हो रही है, इन सब के बारे में, यानी कि दवाओं का स्टैंडर्ड रेगुलेट होता है सेकंड शेड्यूल से। ठीक है।
ये सब, तो ये सारे बाकी जैसे जैसे लेक्चर्स आएगा तो फिर हम वो 23 शेड्यूल भी आपको पढ़ाएंगे। तो अभी ये शुरुआत का लेक्चर है, पहले बेस समझ लीजिए और आपको एहसास हो जाए कि नहीं आप बेस्ट चीजें कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो सर, अब सर इतना बड़ा जब एक्ट है तो क्या लगता है कि एक आदमी सारी चीजें करेगा? तो सबकी अपनी अपनी भूमिका। स्टूडेंट्स अकेडमी है तो अपने टीम की वजह से, अपने फैकल्टीज की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, और आफ्टर ऑल मैं हूं पीछे तो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो आपकी वजह से ना। तो कोई भी एक्ट को चलाने के लिए ना सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी फिक्स होती है। अगर लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे वो चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप देखोगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ ऐसी कमिटीज हैं जो एडवाइजरी हैं, यानी राय मशवरा देंगी। राय मशवरा सामने वाले का मानने का काम है, नहीं माने वो अलग है, लेकिन हम तो जी राय मशवरा देंगे, ठीक है। तो इसको यानी चलाने के लिए इस एक्ट को पूरी तरीके से, तो वहां पर दो कमेटीज है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग जैसे टेक्निकल मुद्दों पर एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, यानी इन्हीं के ही आफ्टर ऑल डिसीजन पे डीसीजीआई साहब निर्णय लेते हैं कि किसका अप्रूवल देना, किसका बैन करना, किसको रोक लगाना, क्या करना है, और फिर भारत सरकार नोटिस जारी करती है। सर एनालिटिकल, अगर कोई चीज एनालिसिस करनी है या किसी सैंपल्स में प्रॉब्लम है तो कैसे डील करेंगे? उसके लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज बनी हुई हैं। तो डीआई के जो सैंपल्स होते हैं इन्हीं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में जाते हैं, और कौन बैठा हुआ है? गवर्नमेंट का एनालिस्ट। और उनकी नियुक्ति कैसे होती है? आपके ही लोक सेवा आयोग से, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, अलग अलग सभी के। तो अभी जैसे दिल्ली में जो नियुक्तियां है आप देखोगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो यूपीएससी वहां पर सारी चीजें कर रही है। ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की भर्ती भी आती है ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा। जैसे जूनियर ड्रग एनालिस्ट के भी यूपी ट्रिपल एस थ्रू यूपी में आई थी, यूपीपीएससी भी गवर्नमेंट एनालिस्ट निकालता है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब निकालते हैं। एग्जीक्यूटिव, यानी सर ये जो कानून है इसको आप कोई देखो, पॉलिसी कोई भी दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे आप चेन्नई में बना लो, कहीं भी वो पॉलिसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक ग्राउंड लेवल पर जो सबसे पीछे तबके का समाज है, पीछे तबके का व्यक्ति है, उस तक वो लाभ ना पहुंचे। तो कानून बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, सबका इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कानून का धरातल पे लागू होना, यानी एग्जीक्यूट होना। तो ये पूरा सारी चीजें कैसे चल रही है उसके लिए है ड्रग इंस्पेक्टर, वो लागू करवाते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत रूल 49 है, उनके 1945 के रूल में मेंशन्ड है कि रूल 49 के अंदर एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है और उनकी नियुक्ति होगी, और उनकी ये देखो नियुक्ति तो होती है सेक्शन 21 के तहत एलोपैथी वाले की, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होगी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है, कोई कंफ्यूजन, लेकिन पता नहीं क्यों सारी चीजें इतनी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो रूल 49 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सब कुछ यहां पर जिक्र है, और जो भी आयोग हो, जो भी माननीय कोर्ट हो, सब चीजें जो है व्याख्या करते हैं वो इन्हीं की वजह से करते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर सकते हैं सर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ये जो जितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जितने कस्टम कलेक्टर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? इस कानून को लागू करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये लागू करने वाला है, ये एनालिसिस वाला है, ये एडवाइजरी वाला मामला है। इतने लोग, इतने पहाड़ शामिल है, तब जाके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आज बढ़िया से शानदार चल रहा है। इसके पीछे मामला, ठीक है। इतने डिटेल में क्या आपने पढ़ा था? कभी नहीं पढ़ा था। चलो सर नेक्स्ट, अब आते हैं सर की डेफिनेशंस। की डेफिनेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो सर एक सेकंड रुको जरा। सर मुख्य डेफिनेशंस क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो की डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। आपको यकीन ना हो तो क्वेश्चन चाहे जीपैट का हो, फार्मासिस्ट का हो, ड्रग इंस्पेक्टर का हो, लगा के देख लेना। हालांकि अभी एक ही लेक्चर ये है, पहला लेक्चर है, आगे और आने वाले लेक्चर्स आएंगे तो आप पूरा लगा पाओगे, लेकिन यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो आपको पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो ड्रग सर किसे कहते हैं? ड्रग, ड्रग का नाम सुनते एक निगेटिव ख्याल आता है, अरे सर वो वाला केस था, ड्रग वाला केस था, सचिन वानखड़े वाला जो मामला था, और शाहरुख खान के बेटे वाला मामला था। देखो सच्चाई क्या है, वो जितनी भी एजेंसीज वो सब देखेंगे, उसमें आपको नहीं पढ़ना है, उसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे मेडिसिन, चाहे वो इंटरनल, चाहे इंटरनली हम उसको खा रहे हो, चाहे एक्सटर्नली हम बाहर लगा रहे हो, वो सारी चीजें चाहे वो इंसानों पे हो, चाहे वो जानवरों में यूज की जा रही हो, जिनका काम डायग्नोसिस, जिनका काम है चीजों को उपचार करना, जिनका काम है मिटिगेट करना। मिटिगेशन का मतलब समझते हो? अगर मान लो आपको बुखार के लक्षण या किसी भी दवाई के लक्षण आ रहे हैं, तो उस लक्षण की सिवियरिटी को कम कर देना, लक्षण को कम कर देना, उसको बोलते हैं मिटिगेशन।
और उसको प्रिवेंट करना किसी भी बीमारी को या किसी डिसऑर्डर को ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स में। तो वो सारे अब ड्रग के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, क्रूड हो सकते हैं, हर्बल हो सकते हैं, तो फार्माकोग्नोसिस उसके लिए है। ज्यादातर दवाएं जो हैं सिंथेटिक आती हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे हैं, वो सब सारी चीजें। तो मल्टीपल सोर्सेज कुड बी देयर, मरीन सोर्सेज आर देयर, ठीक है, बहुत सारी चीजें ये सब। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे सब्सटेंसेस अदर देन फूड इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन सब को भी जो है ड्रग के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है सर, ये वाली बात। चलिए सर, और जरा ड्रग इंस्पेक्टर की सॉरी और ड्रग की डेफिनेशन जरा हम लोग जानते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज कंपोनेंट फॉर ड्रग इंक्लूडिंग जिलेटिन कैप्सूल। जिलेटिन कैप्सूल एक सॉफ्ट होता है पिलपिला वाला, विटामिन वाला, और एक होता हार्ड जिसमें वो ऐसे खर 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 करता रहता है, पेंटोप्राजोल वगैरह देखा होगा आपने, भरा रहता है। तो वो जिलेटिन कैप्सूल भी ड्रग के अंदर आता है क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन है वो। सर ऐसे डिवाइसेस जो इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, ये सब यूज हो रही है, ये सब भी गवर्नमेंट, ये सब भी ड्रग के अंदर आती हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ड्रग में और क्या क्या सर आता है? ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या ये ड्रग है कि नहीं है। प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए या फिर मॉस्किटो को भगाने के लिए, वो भी ड्रग के अंदर आ जाती है सर। एम्पटी जेलेटिन कैप्सूल, वो भी ड्रग है सर। आईवी इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन, आपने देखा होगा, एक सूखी दवा होती है और एक लिक्विड होता है, दोनों को शेक करके फिर वन शॉट इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन। ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि एक साथ कोई स्टेबल ना हो, घुले ना, लेकिन वन शॉट लगाते हैं उसको, जल्दी से घुलते हैं। ग्राइप वाटर, सैनिटरी पैड, वो भी ड्रग के अंदर आती है क्योंकि, चलिए, ड्रग आर क्लासिफाइड एज और इसेंशियल कमोडिटीज। और आप देखो कोविड के टाइम पर कुछ चीजें हो चाहे ना हो, लेकिन गाड़ियों का यातायात बना हुआ था और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का लागू था, इसीलिए आपको जरूरत के सामान, खाने की, दूध की सामग्री, दवाइयां, सब कुछ खुला हुआ था। सारी चीजें बंद हो जाए लेकिन मेडिकल सुविधाएं चालू थी। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू था। अब देखो गुडोको जो कि नार्कोटिक इफेक्ट होता है, रब्ड अगेंस्ट ह्यूमन टीथ, उसको जो है कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में यहां पर डाल दिया इन्होंने। ठीक है, चलो सर, अब आगे देखते हैं। सर गवर्नमेंट एनालिस्ट किसे बोलते हैं? गवर्नमेंट एनालिस्ट यानी सरकार की तरफ से वो अफसर जो एनालिसिस करता है। कौन सा एनालिसिस करेगा? जो ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता और भेजता है ड्रग लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम की बात करें तब गवर्नमेंट एनालिस्ट की नियुक्ति होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सेक्शन 33F के तहत। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम सेंट्रल और स्टेट के तहत। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 33F, 33F। लेकिन अगर अदर ड्रग हो या कॉस्मेटिक एक्ट हो तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की अपॉइंटमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 जो है ये एलोपैथिक वाले के लिए है, अदर के लिए, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए सेक्शन 33F है गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए। ठीक है सर, अब थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर काम क्या करता है थोड़ा सा अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, अच्छा पहले अपॉइंटमेंट समझ लेते हैं कैसे होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है सर, इंस्पेक्टर का मींस, अगर आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसका जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है 33G में। इंस्पेक्टर यानी ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अदर ड्रग या कॉस्मेटिक एक्ट यानी एलोपैथिक वगैरह के बारे में तो सेक्शन 21। तो आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति होने जा रही है किसके तहत हो रही है? सेक्शन 21 के तहत हो रही है। ठीक है सर, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें पढ़ लेते हैं सर। एक रूल है 49A, उसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के बारे में बात की गई, जिक्र की गई है। एक है सर रूल 49। तो रूल 49 में क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर है, क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन मैं कई बार जो वीडियोस यूपीपीएससी को चाहे और अदर वीडियोस हैं मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं, एक्सपीरियंस को लेके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई थे। तो क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर
जो है वो रिलेटेड है रूल 49, लेकिन रूल्स, इन सब पे रूल बनाने का अधिकार है राज्य का है, केंद्र सरकार का है, वो जिक्र कहां है? 33N ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो 1945 का रूल है, उसके रूल 49 में क्वालिफिकेशन ऑफ डीआई के बारे में बात की गई, एक्सपीरियंस सब चीजें। 33N बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट को लेके, ठीक है। पावर्स क्या क्या आपके पास होती हैं? आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर काम कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन के तौर पर काम कर सकते हो, कोई भी जो, चाहे वो रिटेल शॉप वाले हों, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग साइट हो, वहां पर आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इस लॉ को इंप्लीमेंट कराया जा सके, 1940 के एक्ट को जो है इंप्लीमेंट कराया जा सके, ठीक है। आप किसी गाड़ी को सर्च भी कर सकते हैं, किसी इंसान को रोक के सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को मुंह उठा के आप सर्च करने लगे, या फिर कहीं पर आपको कोई सैंपल सीज कर रहे हैं तो पास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहां आपको बताना होता है, ठीक है। तो कोर्ट भी खेलना पड़ता है ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी में। आपको किसी के यहाँ छापा मारना, कुछ भी करना है, आपको उस चीजें अगर ले आना है तो पहले आपको वारंट इश्यू जारी कराना होता है, सैंपल कैसे सीज करेंगे आप, ठीक है। तो अगर कोई, जैसे मान लो कोई मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, इस तरीके की चीजें कहां पर होती? इंडियन पीनल कोड में जिक्र था उसका। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें सुन लेते हैं। आईपीसी, अब इसको किसको रिप्लेस कर दिया गया है? क्योंकि 1860 का कानून था, अब इसको भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है कर दिया गया, ठीक है। तो क्या पनिशमेंट, जैसे मर्डर क्या है, तो किस तरीके का अपराध है, क्या सजा होनी चाहिए, ये सब जो है पहले किस में जिक्र था? आईपीसी में। अब किस में जिक्र है? बीएनएस में। और आपने नाम सुना होगा 1972-73 के आसपास सीआरपीसी आया था, ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है? बीएनएसएस से। तो भैया कैसे अरेस्ट होगा, किसी का बेल कैसे होगा, कैसे कैसे उसको ट्रायल होगा, कैसे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये सारी बातें प्रोसीजर कहां लिखी हुई है? सीआरपीसी में। अब कहां मेंशन्ड है? बीएनएसएस में। तो आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर खुद एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, आप उस लॉ को फॉलो कराने के लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल क्या सजा होनी, क्या ट्रायल होना, वो सब कोर्ट के थ्रू होना है। आफ्टर ऑल आपको कोर्ट का, तो आप खुद नहीं कोर्ट है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्लियर बता दो, ठीक है। आपको इंप्लीमेंट करवाना उस लॉ को, सारी चीजों को। चलिए सर, अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में और सर की डेफिनेशन हम लोग अगर हम बात करें, चलिए सर, तो सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी किसको बोला गया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा नियुक्त होती है? किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा चलिए, जैसे मैंने बोला ना कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आपने देखा होगा जब जिले में आपको कोई लाइसेंस चाहिए होगा तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जो है आपको जारी होता है डीआई ऑफिस से। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है? यही ड्रग इंस्पेक्टर या सीनियर्स होते हैं, जिनको कम से कम एटलीस्ट 5 साल का अनुभव होता है उस क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, और ये आप देखेंगे बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 में पूछा गया है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी एनी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। देखो, एक तो आप फॉर्म, जैसे मान लो आपको शेड्यूल सी की दवा है उसको करना, तो आप एक फॉर्म में अप्लाई करोगे और वो जो बॉडी है वो दूसरे फॉर्म नंबर में आपको लाइसेंस जारी करेगी, आपका सर्टिफिकेट जारी करेगी, ठीक है। ये सब सारी चीजें। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेंशन्ड कहां है? रूल 49A ऑफ डीएनसी एक्ट। तो डीएनसी एक्ट का रूल 49 क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर है, जबकि 49A लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के बारे में, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र करता है, ठीक है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नोटिफाई करते हैं सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी। तो केंद्र सरकार की लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी खास करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेके कौन है? ये डीसीजीआई साहब, जो कि मुखिया है, हेड है किसके हैं? सीडीएससीओ के, ठीक है। चलिए सर, ये वाली बात भी हमने कर ली सर। अब आते हैं सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं सर। चलिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीमाइसेस मींट फॉर इंपोर्ट फॉर द यूज इन इंडिया। देखो, अगर आप इंपोर्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैन्युफैक्चर के लिए, सेल के लिए, उन सब के लिए, तो आपको एक फॉर्म पे अप्लाई होना होगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी चीजें, ठीक है। अब यहां पर देखो किसके पास करना होता है? सर्टिफिकेट इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस जहां पर चीजें होनी है, ठीक है, इनटू इंडिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 3 इयर्स के लिए होता है, अनटिल अनलेस के सस्पेंड, यानी 3 साल से पहले भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट सशर्त जारी होता है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सस्पेंड करने के बाद भी आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। अ लाइसेंस वैलिड अप टू 31 दिसंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच वाज ग्रांटेड, ठीक है। चलो, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल क्या होता है सर? ऐसी प्रिपरेशंस, ठीक है, स्ट्राइल प्रिपरेशंस, स्ट्राइल का मतलब जहां पर वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, स्पोर ना हो,
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 100 ml और मोर, 100 ml से कम नहीं, 100 ml या उससे ज्यादा, 100 ml या उससे ज्यादा जहां पर वॉल्यूम हो और फिनिश डोजेस फॉर्म में हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, एलवीपी। तो शॉर्ट वाले कौन होंगे? 100 ml से कम, शॉर्ट 100 ml से कम, और लार्ज 100 या 100 से ज्यादा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो ड्रग की क्वालिटीज है, इसके स्टैंडर्ड कहां मेंशन्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मींस ड्रग कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड सेट, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, शेड्यूल टू द एक्ट। और फाइनली कहां जिक्र है? चैप्टर 3 में, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्योंकि आप बाहर से घटिया दवा मना नहीं सकते, या फिर इंडिया में आप बेच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो सर, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ के, फिर इस चैप्टर को करेंगे एंड, और आप लास्ट में फीडबैक बताना कि कैसा रहा सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक शेयर करना, सपोर्ट करना है। तो चाहे वो 5 बजे की सीरीज हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, 9 बजे हो, वन शॉट वीडियोस बैक टू बैक आपके टुडेक्सो अकेडमी पर आने वाली है। एमसीक्यू सीरीज जो है ओपन एमसीक्यूज पर आ रहे हैं, तो आपको स्टे ट्यून्ड विद द टुडेक्सो अकेडमी एंड अदर इट्स अलाइड प्लेटफॉर्म। मिस ब्रांडेड, आपने नाम सुना होगा सर, मिस ब्रांडेड। कौन सी सर मिस ब्रांडेड है, कौन सी एडल्ट्रेटेड है, कौन सी स्पूरियस है ड्रग? आपने देखा होगा कि कई दवाई थी अलग, उसका पैकेट डिब्बा बदल के बेच दिया। रेमडेसिविर, आप ही देखो कोविड के टाइम पर कितना घपलेबाजी हुआ था। आपदा में अवसर, मिस ब्रांडेड। किस दवा को मिस ब्रांडेड? बिस्लेरी की जगह बिल्सेरी, कुछ भी बेच दिया नाम चेंज करके। अ ड्रग डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड, मिस ब्रांडेड कब कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फार्मासिस्ट एग्जाम में, डीआई में, सब जगह आता है। किसी भी दवा को, यही सेम डेफिनेशन कॉस्मेटिक के लिए ऑलमोस्ट अप्लाई होती है। शो कलर्ड, इस तरीके से उसको कलर किया गया है, इस तरीके से कोट कर दिया गया है या पॉलिश कर दिया गया है, एकदम धुली मजी बना दी गई है ऐब छुपाने के लिए, टू कंसील, या उसको बेहतर दिखने के लिए। एक्चुअली जो है, तो जो दवा है, या तो उसको इस तरीके से कलर कर दिया गया है, या तो कोट कर दिया गया, या तो उसको पाउडर दवा को पॉलिश कर दिया गया, या फिर छुपाया गया कुछ है इस तरीके से, ये सब किसके अंदर आएगी? मिस ब्रांडेड के अंदर आएगी सर। अगर कोई दवा प्रॉपरली लेबल नहीं है, तब सर किसके अंदर आएगी? मिस ब्रांडेड। अलग नाम पे अलग थोड़ा सा छाप दिया और कलर वही रख दिया, मिस ब्रांडेड ड्रग है। इफ इट इज लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग फॉल्स स्टेटमेंट बियर्स द स्टेटमेंट व्हिच मेक्स फॉल्स क्लेम, अगर फॉल्स क्लेम किसी भी ड्रग पर है तो वो भी मिस ब्रांडेड। तो आपको लिखना कैसे? फॉल्स क्लेम, नॉट लेबल्ड प्रॉपरली, कलर्ड और कंसील्ड, ये टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए। इस तरीके के को बोलते हैं मिस ब्रांडेड। ऐसी दवाइयां या ऐसी कॉस्मेटिक्स मिस ब्रांडेड होंगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सर एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड पढ़ लेते हैं सर, चलो सर। एडल्ट्रेटेड सर, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट। मिलावट क्या करोगे? जो स्वयं जैसी चीजें दिखने वाली हैं, कम पैसे में ज्यादा पैसा छाप पाओ आप, और नतीजा क्या होता है? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। ठीक है, या फिर उसको घटिया कंडीशन में बना दिया गया, ऐसे सब्सटेंस से, थर्ड क्वालिटी के सब्जेक्ट से बना दिया गया जो नुकसान कर सकती है, यही सब चीजें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फिल्थी और प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, घटिया चीजों से बना दिया गया। इन सैनिटरी कंडीशन, आप देखो भाई, पेरेंटल से तो उसको साफ सफाई वाली जगह बननी चाहिए ना, आप कहीं भी नहीं पैक कर सकते उसको। या फिर ऐसे सब्सटेंस से बनाए गए जो डिट्रियस है, जो हेल्थ को खराब कर सकता है। ठीक है, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ मिलाकर बना दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट में मिला दिया गया जो उसकी क्वालिटी को गिरा रहा है, तब ये सब किसके अंदर आएगा? एडल्ट्रेटेड के अंदर आएगा सर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है सर? स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब फ्रॉड या फेक। फ्रॉड या फेक कब? एक ऐसी दवा को इंपोर्ट किया जाता है अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, अदर दवाई है, अदर दवाई के नाम से किसी और डब्बा बदल दिया गया, फेक दवाई, फ्रॉड, स्पूरियस है। एन इमिटेशन या सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग हो, जो कि हूबहू रिजेंबल करती अनदर ड्रग से, हूबहू मिलने वाले ड्रग से रिप्लेस कर दिया गया। तो इमिटेशन या सब्स्टिट्यूट, कीवर्ड याद करना, बहुत बार बार पूछा गया, इमिटेशन या सब्स्टिट्यूट, तब स्पूरियस ड्रग होगा। या ऐसा कंटेनर जो नेम अनदर ड्रग अंटिल मार्क टू रिवील इट्स ट्रू कैरेक्टर, यानी कि किसी और के नाम से भी बेच दिया गया, या किसी और डिब्बे में या कंटेनर में पैक कर दिया गया किसी और लेवल के अंडर, या फिर इमिटेशन या सब्स्टिट्यूट हो, या फिर जो है ऐसे नाम के तहत जो है इंपोर्ट किया गया जो कि अदर ड्रग के हिसाब से बिलोंग करता है, देन इट विल बी अ स्पूरियस ड्रग। तो मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, आई होप आपको क्लियर होगी। यही मोर और लेस जो है डेफिनेशंस। ये और क्या है डेफिनेशन सर स्पूरियस की, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये इस तरीके से लेवल किया गया
या इंडिविजुअल को, कंपनी को जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फलाना फार्मास्यूटिकल्स, याद हो फर्स्ट ईयर में हम लेवल लगा रहे थे कि ये फार्मास्यूटिकल्स, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी कंपनीज किसके तहत होंगी? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत जो है कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, चलिए इंडिविजुअल कंपनी, ऐसी कंपनी के नाम से आप प्रोडक्ट बेच रहे जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होम इट्स नॉट ए ट्रूली प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसी फेक कंपनी के अंडर आप बेच रहे जो कि फ्रॉड है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सब इस पूरे इसके अंदर। चलिए, अब काम की बात आपकी क्या है? काम की बात यह है कि अगर आप फार्मेसिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं। बस थोड़ा सा करना है कि टोडेक्सो एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली अवेलेबल है, iOS यूज कर रहे हैं तो क्या करना होगा सर? आपको सबसे पहले जो है माई इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड करना होगा, फिर ORG कोड मांगेगा RBZQT, ये ORG कोड डालोगे टोडेक्सो एकेडमी खुल जाएगा। ये हो गया आईफोन वालों के लिए। एंड्रॉइड सिस्टम में आप देखोगे डायरेक्टली टोडेक्सो एकेडमी एप्लीकेशन है, तो वहां पर जो है आपके पास है डायरेक्टली आप अवेलेबल कर सकते हैं। और जब भी एप्लीकेशन में आप एंटर होंगे, चाहे वो iOS से होंगे चाहे वो इससे, बैचेस सेक्शन में जाना है और टेस्ट प्रो कोड डालना है। ठीक है, संकल्प टेस्ट सीरीज को चूज करने के बाद तो आपके जो है आ जाएगा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हम उसको ऐड कर देंगे और आपको डेली जो है टेस्ट अपलोड मिलेंगे। बाकी टोडेक्सो एकेडमी एप्लीकेशन पर कोर्सेज पेड भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आप इंटरेस्टेड है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल पे देखिए अपडेट फटाफट होती है, MCQs डलते हैं। आप